नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। आज हम शुरू करेंगे भारतीय जनता पार्टी, जो कि राजनीतिक दलों से संबंधित ही एक अन्य विचारधारा दल है, जो वर्तमान समय में केंद्र की सरकार भी है। और हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को बनाने में आरएसएस और जनसंघ का किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन या भूमिका रही है। तो पढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को समझने से पहले हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ का संबंध देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ का किस प्रकार से संबंध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1925 में हुई थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। और हिंदू राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना करना इनका मूल उद्देश्य था। यानी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इनका मूल उद्देश्य यह है कि हिंदू राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आरएसएस भी कहा जाता है। और आरएसएस के अनुसार भारत शुरू से ही एक राष्ट्र रहा है। ध्यान रखना बच्चों, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय और राज्य में किस प्रकार से अंतर है। आगे पढ़ते हैं कि गोलवलकर के अनुसार राष्ट्र का मतलब सिंधु नदी से इस ओर बसे भौगोलिक क्षेत्र के लोगों से है। इनके अनुसार हिंदुओं के लिए भारत पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों हैं, जबकि इस्लाम और ईसाई से संबंधित जो धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए भारत पुण्य भूमि नहीं है। इसलिए भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के समान अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। यानी जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक लोग जो हैं अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। जो अधिकार बहुसंख्यकों को मिले हुए हैं वह अधिकार अल्पसंख्यक नहीं मांग सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक मूलतः एक सांस्कृतिक संगठन है, ठीक है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वर्ष 1951 में अपनी एक राजनीतिक इकाई जनसंघ का निर्माण किया। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का दायित्व जनसंघ को सौंपा गया था। तो समझ में आ ही गया होगा कि जनसंघ क्या है। जनसंघ एक प्रकार से राजनीतिक इकाई है जिसका निर्माण आरएसएस द्वारा किया गया था 1951 में। और ये राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती है, ठीक है। और ये राजनीतिक गतिविधियों का दायित्व जो है आरएसएस ने जनसंघ को सौंपा है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जड़ें हैं वो यहीं से ही छुपी हुई हैं। जनसंघ की आखिर विचारधारा किस प्रकार की है, देखते हैं कि जनसंघ की क्या विचारधाराएं हैं। इससे पहले अभी हमने आरएसएस के बारे में पढ़ा और ये समझ में आना चाहिए कि आरएसएस जो है उसने अपनी राजनीतिक इकाई को स्थापित करा था। किसके रूप में करा था? जनसंघ के रूप में 1951 में करा था। अब हम देखेंगे कि जनसंघ की किस प्रकार की विचारधाराएं हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के मूल संस्थापक थे, उन्होंने जनसंघ की विचारधारा को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया था। हिंदू राष्ट्रवाद, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का तालमेल करा था। दूसरा, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता की ओर बात करते हैं। तीसरा, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा दर्जा दिलाने के बारे में बात करी है। और चौथा है कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति। वहीं हमने पिछली ऑडियो क्लिप में पढ़ा था कि वामपंथी दल जो हैं कश्मीर के अंदर अनुच्छेद 370 को बनाए रखने पर जोर देते हैं। वहीं दूसरी ओर आरएसएस हो या फिर जनसंघ हो, ये कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जनसंघ का राजनीतिक प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। जनसंघ का राजनीतिक प्रदर्शन हिंदी भाषी उत्तर भारतीय क्षेत्रों से ज़्यादा था। यानी ऐसे क्षेत्र भारत के अंदर जहाँ पे हिंदी भाषा ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पे इनका प्रदर्शन रहा है। प्रोफेसर जोया हसन क्या कहती हैं? प्रोफेसर जोया हसन के अनुसार इन हिंदी भाषी क्षेत्रों पर देश के सांप्रदायिक विभाजन और सांप्रदायिक दंगों का कटु प्रभाव था। यानी जहाँ जहाँ जनसंघ का प्रभाव था वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे और विभाजन काफ़ी ज़्यादा देखे गए थे। दक्षिण भारत में जनसंघ प्रभावी नहीं हो सका। जो साउथ इंडिया है वहाँ पे जनसंघ की विचारधारा काफ़ी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाई।
वर्ष 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के पश्चात बंगाल में इसका प्रभाव भी समाप्त हो गया। वर्ष 1967 के लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनावों में जनसंघ को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। जनसंघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं में जगन्नाथ राव जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बलराज मधोक और नानाजी देशमुख थे। ये जनसंघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने थे। जनसंघ का वर्ष 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गया था। देखो, बड़े समझने वाली बात है कि जो जनसंघ जो इकाई थी, जो कि आरएसएस द्वारा बनाई गई थी एक राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, उस जनसंघ का 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के बीच संबंध अविभाजित थे, यानी ना टूटने वाले संबंध थे, क्योंकि आरएसएस के प्रचारक ही जनसंघ के संगठन मंत्री का कार्यभार देखते थे। यानी देखा जाए तो एक तरह से उनका राइट हैंड था जनसंघ, आरएसएस का राइट हैंड जनसंघ था, जो कि सारे राजनीतिक जो गतिविधियां था उसका कार्यभार जनसंघ को सौंपा गया था। तथा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का उदय कब से हुआ। वर्ष 1977 के आम चुनाव में जनसंघ का विलय हो गया, जनता पार्टी में हो गया। परंतु जनता पार्टी सरकार के पतन के परिणाम स्वरूप जनसंघ का एक नए रूप में अवतार हुआ, जिसे भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया गया। यानी जनता पार्टी जब जनता पार्टी का पतन हो गया तो एक नया पार्टी उभर कर आया, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहा गया। इसकी विचारधाराएं क्या हैं, देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्या विचारधाराएं हैं। बीजेपी की विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। एकात्मक मानववाद यानी दीनदयाल उपाध्याय पर आधारित विचारधाराएं हैं, जिसके अनुसार समाज और व्यक्ति में किसी प्रकार का विरोध नहीं है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। दूसरा, हिंदू राष्ट्रवाद और गांधीवादी विचारधारा का तालमेल होना चाहिए, यानी हिंदू राष्ट्रवाद और गांधीवादी जो विचारधारा है उसका तालमेल होना चाहिए। जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति, ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, चाहे वो जनसंघ हो, आरएसएस हो या बीजेपी बाद में बनी हो। ठीक है, इनका एक ही मोटिव रहा है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति, और आपने ये देख भी लिया है कि पिछले वर्ष जो है अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, जिससे ये इनकी जो विचारधारा का जो उद्देश्य था वो सफल भी हुआ है, जो कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ इनका उद्देश्य सफल हुआ है। अब चौथा पॉइंट यह है कि सकारात्मक पंथ निरपेक्षता पर बल व तुष्टीकरण का विरोध करना। पांचवा विचारधारा बीजेपी की यह है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना और हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी सहयोग द्वारा, यानी जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा वह एक तरह से हिंदू और मुसलमान के दोनों आपसी सहयोग के द्वारा किया जाएगा। ये इनका विचारधाराओं में शामिल है, बीजेपी की विचारधाराओं में शामिल है। वर्ष 2020 तक देश को एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार पॉइंट है कि भाई वर्ष 2020 जो कि अब इस समय जो चल रहा है 2020 काफ़ी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, और ये भारत की ही बात नहीं पूरी दुनिया की बात यह है कि कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया की आर्थिक अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। तो जो इनका विज़न था 2020 तक अपनी भारत को एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में प्रेजेंट करना, कहीं ना कहीं यहाँ से चूक गए हैं, और इसका कारण कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जैसा महामारी भी देखी जा सकती है। अब इनका हम देखते हैं कि सातवां पॉइंट ये है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी इनकी विचारधारा का जोर है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे और हिंदुत्व पर बल प्रदान करना, कि हिंदुत्व के बारे में बात ये करते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण और अनुसूचित जातियां व जनजातियों व पिछड़े वर्गों का कल्याण करना, ये इनकी विचारधाराओं में शामिल है। समान नागरिक संहिता अपनाना, यानी समान नागरिक संहिता के बारे में इनका एक विचारधाराओं का एम रहा है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार क्या है, किस प्रकार से समाज में इनको एक तरह से सपोर्ट मिला है बीजेपी को।
सामान्य रूप से भाजपा के जो समर्थन है ना वो ऊंची जातियों और प्रभुत्वशाली पिछड़ी जातियों के लोगों से है, ठीक है, लोगों का है। वर्तमान में यानी अभी के समय जो है भाजपा ने अपनी नई रणनीति के तहत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को शामिल करने का अभियान चलाया है। अब हम पॉइंट देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रदर्शन किस प्रकार से रहा है। वर्ष 1980 के आम चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब रहा। वर्ष 1984 में उसे केवल 2 सीटें प्राप्त हुईं। भाजपा में निर्णायक मोड़ उस समय आया जब वर्ष 1985 के नेतृत्व में अडवाणी ने संभाला, यानी बीजेपी का जब नेतृत्व अडवाणी ने संभाला, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के व्यक्तियों को भाजपा में मुख्य उत्तरदायित्व सौंपा, यानी बीजेपी के अंदर आरएसएस के लोगों को शामिल कर लिया, जिसमें कृष्णलाल शर्मा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, सिकंदर बख्त, विजयाराजे सिंधिया व गोविंदाचार्य जैसे व्यक्ति मुख्य थे। आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को आक्रामक रूप में आगे बढ़ाया तथा इसमें संघ परिवार ने भी सहयोग प्रदान किया। संघ परिवार का मतलब ये है आरएसएस। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या राम मंदिर से ताला खुलवाने का संघर्ष शुरू कर दिया। 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा राम मंदिर का ताला खुलवा दिया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया था, प्रेशर था राजीव गांधी सरकार के ऊपर। तो कांग्रेस उस समय थी, तो इस दबाव में जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने राम मंदिर का ताला खोल दिया था। ताला खुलते ही मंदिर निर्माण आंदोलन शुरू हो गया। 1986 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए एक बजरंग दल का निर्माण किया। बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि बजरंग दल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। बजरंग दल की शुरुआत यहीं से मानी गई है, ताकि वो राम मंदिर का प्रचार प्रसार कर सके। इसके लिए उन्होंने बजरंग दल का निर्माण किया, जिसका मूल उद्देश्य राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों को जागरूक पैदा करना था। इस आंदोलन के रिजल्ट ये था कि भाजपा को राजनीतिक सफलता प्राप्त हुई। वर्ष 1991 में भाजपा ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार का निर्माण किया तथा इसी वर्ष के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 120 सीटें प्राप्त की, परंतु वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विवादास्पद ढांचे का विध्वंस हो गया। भाजपा ने राम मंदिर के अलावा अन्य मुद्दों को भी शामिल कर लिया। वर्ष 1993 में बेंगलोर बैठक में पार्टी ने राम, रोटी और स्वदेशी 3 मुद्दों को शामिल किया। रजनी कोठारी ने इस संदर्भ में, यानी जो चीज़ें हो रही थी इसी को देखते हुए कहा कि भारतीय दलीय प्रणाली की जो विशेषता बताते हुए कहा कि भारत में सत्ता में रहने पर दल जितनी नीतियों का समर्थन करते हैं, यानी जो दल सत्ता में रहता है तब तक वह अपनी नीतियों का समर्थन करता है, विपक्ष में आने के पश्चात यानी वही दल जब विपक्ष में आ जाती है तो वो उन्हीं नीतियों का विरोध करना शुरू कर देता है। जैसे कि आज के समय में बीजेपी सरकार है, जब कांग्रेस गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल में थी, तो मनरेगा जैसे जो नीति थी उस पर बीजेपी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा आलोचना करी थी, परंतु आज के समय में बीजेपी सरकार केंद्र में है और उसी नीतियों को प्रोत्साहन कर रही है। ठीक है, तो ये बातें काफ़ी समझने वाली है कि, और इसी संदर्भ में रजनी कोठारी ने भी बात करी है। रजनी कोठारी ने यह विचार पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो कि 1970 में लिखी गई एक पुस्तक थी, उसमें दिया था। वर्ष 1990 के दशक में भाजपा की सफलता में लगातार वृद्धि हुई, यानी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगी थी बीजेपी से। 1996 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। यह भारतीय दलीय प्रणाली में, यानी पॉलिटिकल सिस्टम में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक ऐतिहासिक परिवर्तन था, क्योंकि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें प्राप्त हुई थी। ये 1996 की बात है, जबकि कांग्रेस का शासन के आरंभिक दशकों में निर्णायक प्रभुत्व था, यानी काफ़ी अच्छा खासा प्रभुत्व था कांग्रेस का पिछले कुछ सालों से। वर्ष 1998 में भाजपा ने संघ सरकार पर कंट्रोल किया तथा पहले जो दल भाजपा को अछूत मानते थे, उससे सांप्रदायिक कहते थे,
उन दलों ने भारतीय जनता पार्टी का सरकार में समर्थन किया, परंतु इस गठबंधन सरकार का पतन जल्दी ही हो गया। वर्ष 1999 में फिर से चुनाव हुआ। विचारकों के अनुसार 90 के दशक में भाजपा ने गठबंधन की राजनीति का महत्व समझा, यही उसकी सफलता का मूल कारण था। गठबंधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1999 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने एनडीए सरकार का निर्माण किया। ये बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनडीए सरकार का निर्माण किस प्रकार से हुआ। वर्ष 1999 में किया गया। यह गठबंधन सरकार ने अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया। अब हम आगे आने वाली ऑडियो क्लिप के अंदर 16वीं लोकसभा चुनाव वर्ष 2014 में भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए नमस्कार।